अस्सलाम वालेकुम डियर CSS एंड PMS एस्पायरेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके कमिंग CSS और KP का जो PMS होने वाला है अनकरीब उसकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। तो आप लोगों से आज ऑनलाइन आकर बात करने का जो मकसद ये था कि मैं आपको एक ऐसे की सैम्पल इवैल्यूएशन करके दिखाऊं। उसके लिए ये है कि मैंने पेज के ऊपर पहले एक कोशिश की कि मैं लाइव आकर ही आपको ऐसे चेक करके दिखाऊं ताकि आप लोगों को समझ आए कि ऐसे किस तरह से चेक किया जाता है और उसके मुताबिक ये है कि आप अपनी भी चीज़ों को ठीक कर लें। लेकिन इशू ये हुआ कि नेट की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी जिसकी वजह से लाइव आना पॉसिबल नहीं हुआ। तो अब फिर ये है कि मैंने कहा कि एक आप लोगों को बात हमने पहुंचाई है तो उसको एक लिहाज से पूरा तो करके दिखाएं कि ये है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो उससे फ़ायदा हासिल हो। तो अब मैं ये रिकॉर्डेड फॉर्म में एक स्क्रीन शेयरिंग के साथ आपके लिए एक इवैल्यूएशन की वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं ये है कि एक तकरीबन थोड़ा छोटा सा ऐसे ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा ऐसे इवैल्यूएट करूँगा। आप लोगों के सामने ऑलरेडी वो इवैल्यूएट हुआ होगा लेकिन उसके अंदर जो मसाइल हैं जो मामलात हैं वो कैसे देखे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा और उन पे छोटी बहुत हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी। और जो एस्पायरेंट्स इस चीज़ को अपने लिए फ़ायदेमंद समझें और अपने स्क्रिप्ट्स ऐसे हो गए या बाकी और चीज़ें चेक करवाना चाहें तो वो फिर मुझसे व्हाट्सएप में रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है वो जहाँ पर भी ये वीडियो शेयर की जाएगी तो उसके थंबनेल में भी लगा दिया जाएगा। और उसके अलावा ये है कि मैं आपको भी अपना व्हाट्सएप नंबर बता भी देता हूँ कि 0304 5910 284 व्हाट्सएप नंबर है। 0304 5910 284। तो इस पे आप जो है वो कांटेक्ट करके आप अपना ऐसे जो है उसको इवैल्यूएट भी करवा सकते हैं। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर, क्योंकि ये पहली दफ़ा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये कोई फ्री सॉफ्टवेयर ही है तो गॉड नोज़ के कितने मिनट की रिकॉर्डिंग कर पाए। तो जितने ये रिकॉर्डिंग कर ले उतना ही आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। विदाउट एनी डिले हम बिस्मिल्लाह करते हैं। तो हमारे पास ये एक ऐसे आया हुआ है जिसका है जो मैंने अभी रिसेंटली मंडे को चेक किया है, ठीक है। तो इसको मैं आपको एज अ बेंचमार्क लेके इसमें जो गलतियां हैं वो आपको बताऊंगा ताकि ये है कि आपको चीज़ें समझ आ सकें, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या है कि हम इसका पहला जो पेज है उसको देख लेते हैं और इसको हम जूम कर लेते हैं। अब देखें टॉपिक इस ऐसे का जो है वो ये है कि डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इन पाकिस्तान, कैन पाकिस्तान ट्रांजिशन टू अ ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। ये ऐसे का टॉपिक है। तो अब इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, सबसे पहले जो आपने समझना है वो उसकी आउटलाइन का लेआउट है, ठीक है। अब आउटलाइन में आप देखें इस स्टूडेंट ने जो आउटलाइन दी है उसका फॉर्मेट जो है उसके अंदर बहुत से मसाइल हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले आप देखें कि इंट्रोडक्शन के नीचे एक ये ब्लैंक लाइन छोड़ दी है जिसको रेड से मैंने अंडरलाइन किया है। इसी तरह फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान के नीचे फिर से एक ब्लैंक लाइन छोड़ी है, ठीक है। और फिर जब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 के सब पॉइंट नंबर सी पे तो फिर एक यहाँ पे लाइन छोड़ दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे तो हमें ये भी नहीं समझ आ रही कि लाइन क्यों छोड़ी गई है जबकि सी और डी 2 पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान तो कोई तुक वैसे भी नहीं बनती। तो आपने इस बात को जहन में रखना है कि जब भी आप अपनी इंट्रोडक्शन या सॉरी आउटलाइन लिखेंगे या थ्रू आउट योर एसे आपने कोई भी ब्लैंक लाइन जो है वो नहीं छोड़नी, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हम पॉइंट्स को सेपरेट करके या पैराग्राफ को अलग अलग करके लिखते हैं ताकि पढ़ने वाले के लिए आसानी हो। लेकिन मसला ये है कि आप उस आसानी को अपनी राइटिंग को बेहतर करके पैदा करें, ना कि आप लाइन छोड़ें, क्योंकि आपको पेपर जो मिलेगा क्वेश्चन पेपर या तो उसमें या फिर आंसर शीट्स जो आपको मिलती हैं उनमें जो है इंस्ट्रक्शंस के अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ होता है कि आप अपनी जो स्क्रिप्ट है उसमें ब्लैंक लाइन नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। तो जब आप ब्लैंक लाइन या कोई भी ब्लैंक स्पेस छोड़ते हैं तो बेसिकली आप उस इंस्ट्रक्शन की वायलेशन कर रहे हैं। और ये कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो नहीं है कि चलो भाई सबको ग्रेस मार्क्स दे के पास कर दिया जाए। ये एक कम्पेटिटिव किस्म का एग्ज़ाम है जिसके अंदर एग्जामिनर की भी जो कोशिश होती है वो यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंपटीशन से जो है वो पहले ही फेज़ में नॉकआउट कर दिया जाए। तो उसके लिए वो ये एक्सक्यूज़ ढूंढ रहा होता है कि कोई भी रूल की वायलेशन हो और उसके बाद वो आपका नंबर काट ले। तो आप खामखा में इस तरीके से अपने नंबर कुछ कटवा लेंगे जिसकी वजह से आपका पेपर फेल भी हो सकता है और आपको कंपटीशन में कम नंबर भी मिल सकते हैं। तो आपने ये जो लाइंस हैं ब्लैंक लाइंस ये कहीं पर भी नहीं छोड़नी।
और अगर आपको ये अर्ज फील होती है कि इससे डाटा हमारा जो है वो थोड़ा बेहतर होगा, प्रोमिनेंट होगा, तो जब आपने मार्कर यूज़ कर लिया या चेंज कलर यूज़ कर लिया, एक जगह ब्लू मार्कर लगा दिया, एक जगह आपने सिंपल ब्लू पेन से लिख दिया, तो वो खुद ब खुद एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिससे उसको आसानी हो जाएगी मुख्तलिफ कंसेप्ट को समझने में। ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर उससे भी गुजारा नहीं हो रहा तो अपनी राइटिंग को बेहतर करें, नीट करें, तो आपको वो ज़्यादा चीज़ फ़ायदेमंद देगी, बजाय ये कि आप इस तरह की चीज़ करें जिससे आपके नंबर कट सकें। अच्छा, अब दूसरा टेक्निकल मसला जो है इस आउटलाइन के अंदर क्या है, वो ये है कि आप जब देखते हैं कि ये हेडिंग नंबर 3 जो इस कैंडिडेट ने दी है कि हाउ पाकिस्तान कैन बिकम अ ग्रीन इकोनॉमी बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, तो इसके आगे देखें नीचे स्टेप्स लिख के और फिर उन्होंने सब पॉइंट्स दिए। तो इसमें दो चीज़ें ज़हन में रखनी है। अव्वल तो ये कि ये जो मेन पॉइंट है ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और ए से ये एक सब पॉइंट शुरू हो रहा है, तो उसमें ये स्टेप्स देने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, स्टेप्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे आप सिर्फ कॉलन लगा देंगे। जब भी आप मेन पॉइंट के साथ कॉलन लगाते हैं तो उसका मतलब है कि नीचे जो है फिर सब पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सब पॉइंट्स देने हैं। आगे फिर इन्होंने सही लिखा हुआ है, सोलर पावर इंस्टेड ऑफ फ्यूल एंड कोल। ठीक है, सारे पॉइंट्स हैं, इनके अंदर कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, फिर एक जो इशू है वो ये देखें कि आउटलाइन के पॉइंट्स के अंदर फुल स्टॉप का यूजेज। अब इस कंसेप्ट को आपने जहन में बिठाना है कि जो आउटलाइन है वो एसे से डिफरेंट है। ठीक है, वरना कोई लॉजिक नहीं है, कोई तुक नहीं है, कोई मंतिक नहीं बनती कि आपको एग्जामिनर पेपर में आउटलाइन और ऐसे दो चीज़ें लिखने का है। वो सिंपली कह दे कि भाई ऐसे लिखो, आप ऐसे लिख के आ जाओ और आपको नंबर मिल जाए। जब आउटलाइन मेंशन की गई है तो आउटलाइन का मकसद ही ये होता है कि आउटलाइन ऐसे से अलग कोई चीज़ है। ठीक है, और इसको आप ऐसे समझ लें कि ये आपके ऐसे का टेबल ऑफ कंटेंट होता है या ये आपके ऐसे का मैप होता है। तो इस तरह की चीज़ें जिनमें मैप हो गया या टेबल ऑफ कंटेंट्स, उसमें कभी भी आप बड़े बड़े जुमले नहीं लिखते, बल्कि आप क्या है सिर्फ इशारतन कुछ अल्फाज का या कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका जो पढ़ने वाला है उसको आइडिया हो जाता है कि भाई ये चीज़ ऐसे आ गया, इस तरीके से ऐसे के अंदर आएगी। ठीक है ना, तो ये इसका मकसद होता है। तो अगर आप आउटलाइन में भी सेंटेंस या पैराग्राफ्स डाल देंगे तो वो प्रैक्टिकली आउटलाइन आउटलाइन नहीं रहेगी, बल्कि वो आपका ऐसे ही बन जाएगा। तो इसमें प्रैक्टिकली आउटलाइन और ऐसे का फ़र्क ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस बात को आपने जहन में बिठाना है, जहन में रखना है कि आउटलाइन इज़ नॉट, विल नॉट बी in sentence or paragraph formats followed by full stops after the sentence. It will be only in short phrase format एंड वाइस वर्सा। यानी क्या है कि आउटलाइन आपकी हमेशा क्या होगी, वो हमेशा से शॉर्ट फ्रेज फॉर्मेट के अंदर होगी, या जिसको बुलेट्स भी कहते हैं आमतौर पे। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स आप लोग होंगे तो आप प्रेजेंटेशंस देते होंगे, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो आप प्रेजेंटेशन देते हैं उसको आप बुलेट बना देते हैं और उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन जो है वो जब आप खड़े होकर आगे खुद से कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यही आउटलाइन का काम है कि वहां पे आप खुद आप मौजूद नहीं है, आपने बुलेट बना दी और उसके बाद राइटिंग में पैराग्राफ फॉर्मेट में मेन बॉडी ऑफ ऐसे में आपने उस डिटेल को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो देयर विल बी नो फुल स्टॉप्स, देयर विल बी नो क्वेश्चन मार्क्स, इन एसेंस देयर विल बी नो सेंटेंसेस इन द आउटलाइन। ठीक है, तो आपने ये जो आप अपना यहाँ पे एक ये फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये आपने नहीं देना होता। ठीक है, आपने शॉर्ट फ्रेज में, अब इन्होंने देखें पॉइंट ए और बी तो चलो ठीक है, लेकिन पॉइंट सी देखो, एक दो तीन चार और पांच लाइनें वो खा रहा है और वो एक सेंटेंस लग रहा है। तो ये आपने इस तरह से नहीं करना। आउटलाइन को हमेशा आपने शॉर्ट फ्रेज फॉर्मेट में बनाना है, उसके एंड पे ना फुल स्टॉप होगा ना क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगली जो गलती इन्होंने फिर से की कि आप देखें कि ये डी पॉइंट है, ट्रांसपोर्टेशन एंड ग्रीन इकोनॉमी। अब इसमें इनके आगे फिर से देखें सब पॉइंट आ रहे हैं, तो सब पॉइंट्स जब भी आएंगे तो आपने कॉलन डाल के उसके बाद जो है अपना मेन पॉइंट के नीचे फिर सब पॉइंट्स बनाने हैं। फिर इनकी एक और गलती जो है वो देखें कि इन्होंने सब पॉइंट जो किए 1 और 2 लिखे। अब हमेशा इंग्लिश का ये असूल है कि जब आप पहला सेंटेंस और उसका पहला जो वर्ड है लिखते हैं तो उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो यहाँ पे प्रोमोट द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल या स्ट्रेंथन द लॉज अगेंस्ट पोल्यूशन। ठीक है, ये दोनों अब क्या है, ये स्मॉल लेटर्स हैं, ये स्मॉल नहीं होंगे बल्कि इनको कैपिटलाइज किया जाएगा। तो उम्मीद है कि इस आउटलाइन के पहले पेज पे जो भी मसाइल आ रहे थे वो आप लोगों को समझ आए होंगे कि वो उसको हमने किस तरीके से लेके चलना है। ठीक है, अब हम मूव कर जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, सेकंड पेज पे।
अब इसमें भी वही गलती कंसिस्टेंटली है, ठीक है जी, कि लाइनें छोड़ी गई हैं खाली, उनको मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। और इसी तरह देखें, पेज की आखिरी जो लाइन है उसको भी खाली नहीं छोड़ना, और पेज की जो पहली लाइन है इसको भी खाली नहीं छोड़ना। बहुत से स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। ये खुद भी मेरा मसला भी रहा है इन माई स्टूडेंट लाइफ के, मैं अक्सर आखिरी लाइन को खाली छोड़ता था। इसकी वजह यह थी कि लिखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपने इस मुश्किल को ओवरकम करना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन क्या है कि आप कोई भी खाली लाइन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलें जी, अब आगे मूव करते हैं। बाकी एक्सप्रेशन सही है, कोई ज़्यादा मुश्किलात नहीं है, इसलिए मैं पूरे ऐसे को पढ़ नहीं रहा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे लाइन छोड़ी गई है और कोटेशन डाली गई है, ये नहीं करना, बल्कि कोटेशन को ऊपर लाइन से ही छोड़ना है, और यहाँ पर भी लाइनों को आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अभी इस वक्त हमारा ज़्यादा जो एम्फेसिस है इस वक्त इवेल्युएशन का, वो क्या है, वो स्ट्रक्चर के ऊपर है, ठीक है। कंटेंट आमतौर पे सब लोगों का ही ठीक होता है कि जब आप एक 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन या 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद आप किसी टॉपिक पे कोई बात लिख रहे होते हैं, तो वो इतनी एक सही ही होती है कि वो मानी जाए, लेकिन उसके साथ कुछ और असूल होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आ गई वो क्या है, वो हमारे पास आती है मार्जिन लाइन, ठीक है। अब देखिए, इसमें दो बातें आपने ज़हन में रखनी है। एक तो ये कि अगर आपका जो पेज है, ठीक है, जो आपका एसे है, उसके पेजेस पे जो आपको आंसर शीट मिलती है, मार्जिन लाइन लगी हुई है, ठीक है, तो आपने मार्जिन को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। और मार्जिन कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं हॉरिजॉन्टल मार्जिन, ठीक है, यानी एक ये आपका पेज के ऊपर, ठीक है, ये वाला मार्जिन होता है, और इसी तरह ये आखिरी लाइन जिसके बाद क्या है कि लाइन नहीं होती, तो ये आपका दूसरा हॉरिजॉन्टल मार्जिन होता है। तो कंसेप्ट ये है कि जो भी चीज़ आप लिखें, जो भी बात लिखें, वो इन हॉरिजॉन्टल मार्जिन के अंदर हो, ना आखिरी लाइन से नीचे उतरे और ना पहली लाइन से ऊपर जाए, ठीक है। और दो वर्टिकल मार्जिन होते हैं, ठीक है। तो वो अगर यहाँ पर आप कुछ डालेंगे सिर्फ आउटलाइन को छोड़ के, उसके पॉइंट्स को छोड़ के, इसके अलावा आपने मेन एसे और में ये वाला जो आपका लेफ्ट मार्जिन है वर्टिकल, इसको वायलेट नहीं करना, और इसी तरह आपने राइट मार्जिन को भी वायलेट नहीं करना। तो ये बातें आपने जहन में रखनी है। लेकिन इससे भी अहम बात जो आपने जहन में रखनी है वो क्या है कि अगर आपके पास जो शीट आती है और उस पे मार्जिन लाइंस नहीं डली हुई, हॉरिजॉन्टल मार्जिन तो होता है अनलेस कोई ब्लैंक पेज आ जाए, जो 2016 तक ब्लैंक शीट्स आती थी, आंसर शीट्स, उसके बाद लाइंस वाली आ गई, ग्रीन लाइनिंग वाली आ गई, ठीक है ना। तो अगर तो उन्होंने उसका मार्जिन जो है वो डाला हुआ है, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल तो हमेशा होगा, लेकिन वर्टिकल मार्जिन अगर डला हुआ है तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट मार्जिन। लेकिन अगर मार्जिन लाइन नहीं डली हुई तो खुद से मार्कर या पेन से मार्जिन लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो पेपर में क्या कर रहे होते हैं कि अगर मार्जिन लाइन नहीं लगी हुई वर्टिकल मार्जिन, तो वो खुद से स्केल लेके जाते हैं और वो सारी शीट पे जो है ना, दोनों तरफ या एक तरफ अगर मार्जिन नहीं है तो वो पहले खुद से मार्जिन लगाते हैं। अब आपको यहाँ पर बुनियादी अकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि भाई जो पेज आपको, जो आंसर शीट्स मिल रही हैं, वो किसी प्रिंटिंग प्रेस से ही छप के आ रहे हैं ना। तो अगर प्रिंटिंग प्रेस से वो छप के आ रहे हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस भी लिख दी उन्होंने, एक साइड में मार्जिन डाल दिया, बाकी लाइनें लगा दी, तो उन्हें क्या तकलीफ थी कि वो एक और मार्जिन जो है वो ना डालते, ठीक है। तो जब अगर उन्होंने खुद प्रिंटिंग प्रेस से ऐसी शीट आपको तैयार करके दी है कि जिसके एक साइड पे या दोनों साइड पे वर्टिकल मार्जिन नहीं है, और बाकी सारी जो है लाइनें भी छपी हुई हैं, और बाकी आपको इंस्ट्रक्शंस भी छप के आ रही हैं, तो इसकी कोई तुक ही नहीं बनती, इसकी कोई मंतिक नहीं बनती, कोई रीजन नहीं, कोई जवाब नहीं बनता कि आप खुद पेन पकड़ के, मार्कर पकड़ के अपने 5-10 मिनट लगा के खुद से मार्जिन लाइंस खींचे, ठीक है। अगर प्रिंटिंग प्रेस से ही निकल के मार्जिन आए हैं तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, जितने मार्जिन है बस वही करने हैं, खुद से मार्जिन आपने नहीं डालने, क्योंकि अगर वो डालने होते तो वो वहां से खुद ब खुद निकल के आ जाता, ठीक है। दूसरा, इससे क्या पता लगता है कि आप एग्जामिनर को बेवकूफ समझते हैं। उसकी बात क्या है, उसकी वजह क्या है कि जब मार्जिन नहीं डला हुआ और आप मार्जिन डालेंगे तो एटलीस्ट 1 से 1.5 वर्ड जो है वो दोनों साइडों से जो है वो खत्म हो जाएगा, और इसमें क्या है कि लिखा ज्यादा जाएगा, शीटें ज्यादा भरेंगी। तो यहाँ पे कोई आप कह लो कि जिस तरह हमारे कुछ गाँव के या देहातों के या कुछ अंडर डेवलप्ड शहरों के बोर्ड होते हैं ना, तो वो वहाँ पे क्या होता है कि वो नंबर जो है ना वो शीट को तोल के देते हैं, ठीक है, ना कि वो शीट्स को पढ़ के। तो आपका ऐसे पढ़ा जाना है, आपका ऐसे तोल के ज्यादा अगर लिखा हुआ होगा, ज्यादा पेजेस, इस तरीके से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। उल्टा ये एक नेगेटिव चीज काउंट होगी कि जो चीज उन्होंने नहीं मांगी हुई, यानी मार्जिन नहीं लगा हुआ तो आपने लगाया,
प्लस आपने डिसेप्शन की कि भाई अब आप जो है ना दो दो तीन तीन वर्ड्स हर लाइन में कम लिख के ज्यादा पेज लिख रहे हैं, तो आप इंप्रेशन ये देना चाह रहे हैं कि आपका जो ऐसे है उसके क्या है, उसमें ज्यादा वर्ड्स है, ज्यादा कंटेंट है। ऐसा नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर्स का काम ही पेपर चेक करना है, तो ये छोटी छोटी चालाकियां और ये ट्रिक्स उसको पहले से पता होती हैं, और इसकी बेस पे आपके नंबर कट तो सकते हैं, आपके नंबर बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये बात भी आपने जहन में रखनी है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास अलग जो नेक्स्ट चीज आती है वो क्या है, वो ये है कि आपने देखो, ये मैं थोड़ा सा जूम करता हूं इसको। अब देखें कि यहाँ पे नया पैराग्राफ शुरू किया गया, ठीक है। और नए पैराग्राफ के अंदर क्या है कि फर्स्ट जब आपने पहला लाइन का पहला वर्ड लिखा तो उसका पहला लफ्ज तो कैपिटल होगा, लेकिन उससे आगे जब आप लिखेंगे तो वो कैपिटल लेटर यूज नहीं। जी, थोड़ी-सी माज़रत चाहूँगा, बीच में थोड़ा-सा शोर आ गया था जिसकी वजह से मुझे वीडियो रोकनी पड़ी। अच्छा, अब मैं ये क्या बात कर रहा था कि जो आपके पास ये जो आपने जब नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू किया, तो जो पहला वर्ड आएगा उसका पहला लेटर तो कैपिटल आएगा, लेकिन उसके बाद जब आप आगे चलते हैं तो आपने कैपिटल लेटर नहीं लिखना अनलेस कोई प्रॉपर नाउन आए। तो द जो है वो नाउन तो वैसे ही नहीं है, वो तो आर्टिकल है, ठीक है। तो द के साथ या दी के साथ हमेशा जो टी है वो उसका स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर एक ग्रामर की जो मिस्टेक है वो क्या है, वो ये है। अब हम इसको नीचे करते हैं। अब क्या लिखा गया है कि एग्रीकल्चर सिस्टम, देयर इज नो डाउट पाकिस्तान इकोनॉमी हैवीली डिपेंडेंट। अब देखो, इकोनॉमी और हैवीली के दरमियान क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, ठीक है। इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर to improve the growth of crops, Pakistan's imports chemicals and other pesticides, ठीक है। अब मैं सारा ऐसे इसलिए नहीं पढ़ रहा कि कंटेंट जो है वो सभी स्टूडेंट्स का बेहतर होता है, अनलेस कोई बहुत ही ज्यादा फैक्चुअली जो है बात सही ना हो, हम उस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। अब फिर देखो यहाँ पे एक लाइन आती है, वो क्या है कि along with it इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू इनकरेज, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इनकरेज में यहाँ फिर इन्फिनेटिव जो है या प्रीपोजिशन जो है वो आपका गायब हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है कि अगर आप कंटेंट अच्छा दे रहे हैं लेकिन उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं तो वो आपको मार्क्स कटवा सकती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ जो हमारे सामने आई, जो मैंने यहाँ रेड से मार्क तो नहीं की हुई, लेकिन वो मैंने आपको समझाने के लिए कि देखें कटिंग का जो तरीका है। अब ये तरीका कटिंग का, ये देखें, देयर फोर लिखा हुआ है और उसके ऊपर पेन को किस तरीके से घुमाया गया, जलेबियां बनाई गई हैं, यहाँ पे आप देखें तो ये भी नहीं करना। ये इस तरीके से आपने कटिंग करनी है कि ये सिंगल एक लाइन से आप चीजों को काट दें, ठीक है। और इसमें अगर कटिंग प्रोमिनेंट नहीं होती तो आप क्या करें कि अगर आपने ब्लू से लिखा है तो आप ब्लैक कलर के पेन से उस पर एक लाइन, सिर्फ एक स्ट्राइक थ्रू कर दें तो वो कटिंग काफी हो जाती है। ये वाली कटिंग जो है ये नीटनेस को मुतासिर करती है, इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। एग्जामिनर को समझ आ जाता है कि ये बंदा जो है ये लिखते हुए फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, तो वो कोई अच्छी आप कह लें कि वो इम्प्रेशन चीज़ नहीं डालती, और जब भी आपका किसी चीज़ के हवाले से नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ेगा तो वो फिर आपके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक्स हैं, ठीक है। अब एक मिस्टेक क्या है, वही कि जब सेकंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब जब नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है और उसमें सेकंड वर्ड है और वो प्रॉपर नाउन नहीं है तो वो स्मॉल लेटर होगा। इसी तरह यहाँ कॉमा के बाद इन पाकिस्तान, अगर सिर्फ पाकिस्तान होता तो समझ आता, हम यहाँ पे कैपिटल पी लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन है। इन का जो कोई जो है वो कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पे आई क्या होगा, स्मॉल। फिर आप देखें नीचे फॉसिल फ्यूल्स में फॉसिल की स्पेलिंग गलत है, ठीक है जी। फिर कटिंग का तो मैंने आपको बात समझा दी कि इस तरीके से आपने कटिंग नहीं करनी, बल्कि एक नीट तरीके से सिंगल लाइन स्ट्राइक थ्रू डाल के आपने कटिंग करनी है। आखिरी लाइन को फिर आप इधर पे छोड़ा गया है, ठीक है। इसी तरह फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे फिर कॉमा के बाद कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया गया है। फिर यहाँ पे जहाँ कैपिटल लेटर चाहिए था, देखें, एवरी कॉमन नाउन फॉलोड बाय अ प्रॉपर नाउन ऑल्सो बिकम्स प्रॉपर नाउन। ये असूल आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब पाकिस्तान क्योंकि प्रॉपर नाउन है और पाकिस्तान की इकोनॉमी का जिक्र किया जा रहा है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी प्रॉपर नाउन हो जाएगी और इकोनॉमी का ई यहाँ पर कैपिटल आएगा। फिर द रिलाई कोई लफ्ज नहीं होता, रिलायंस, ठीक है। यानी दी के साथ जो है वो वर्ब नहीं लगता, दी के साथ हमेशा क्या होगा, आपका जो है वो नाउन आता है, ठीक है। तो नाउन क्या है, रिलायंस, ना कि रिलाई।
फिर देखें यहाँ पे मार्जिन की वायलेशन है और यहाँ पे ये एक फिर से लाइन छोड़ दी गई है, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज पे आप देखें वही मसला, फिर से कॉमा के बाद आपने क्या है, कैपिटल लेटर नहीं लिखना, स्मॉल लेटर डालना है। यही मसला इस साइड पे भी है और इधर भी है, ठीक है। तो इस पेज पे और कोई इशू नहीं है। फिर अब अगले पेज पे हम आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास वही इशू, कॉमा के बाद फिर से कैपिटल लेटर, ठीक है, और लाइन की मार्जिन की जो है वो वायलेशन, खाली लाइन जो है नहीं छोड़नी, ठीक है जी। इधर भी यही इशू है, इधर भी। अब देखें यहाँ पर अगेन कंक्लूजन में भी क्या करना है कि कटिंग को सही तरीके से लेके चलना है, और इसके अलावा क्या करना है, यहाँ पे आप देखें ये जो खाली लाइन है ये नहीं छूटेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो इवेल्युएशन में स्ट्रक्चर के हवाले से आपने जहन में रखनी है। जाहिर सी बात है हर ऐसे यूनिक होता है और उसके हिसाब से ही उसकी इवेल्युएशन की जाती है और उस पर कमेंट्स दिए जाते हैं। लेकिन इसमें जो जो गलतियां थी उनको हमने मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपके साथ डिस्कस किया है और इवेल्युएट किया है और बताया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसकी मार्किंग की स्कीम क्या होगी, ठीक है। तो मार्किंग की स्कीम के लिए मैं आपके सामने इवेल्युएशन फॉर्म खोल देता हूँ, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि यह है कि आपको समझ आ जाए कि किन किन पैरामीटर्स पे आपका ऐसे चेक होता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट की डिटेल्स हैं कि आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपने अपना कोई ऐसे चेक करवाना है तो इस नंबर पे आप मुझको व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, कॉल लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या वॉइस मैसेज भेजेंगे कि सर हम आपसे अपना ऐसे चेक करवाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो वो व्हाट्सएप पे आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये वही डिटेल, ये अकेडमी की डिटेल्स है, नाम है, ठीक है, स्टूडेंट का एसे का टॉपिक है, ठीक है। अब ये पैरामीटर्स हैं जो समझने के हैं कि आपका एसे जो है वो तकरीबन 7 पैरामीटर्स पे चेक होता है जिसमें से मार्क्स आते हैं, और 2 पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनमें से मार्क्स सिर्फ कटते हैं। तो टोटल 9 पैरामीटर्स, उनमें सबसे पहला पैरामीटर होता है आउटलाइन, ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको लेके चलेंगे। दूसरा होता है इंट्रोडक्शन या थीसिस, अगर आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे है तो उसमें थीसिस भी चेक होता है, ठीक है जी। फिर है जी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर इसके बाद अगला जो आपका है पैरामीटर नंबर 4, दैट इज सपोर्ट ऑफ आइडियाज या फिर एनालिसिस, ठीक है जी। उसके बाद आपका क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन या डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज, ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है कंक्लूजन, और फिर लास्ट में आपका आ जाता है लैंग्वेज कन्वेंशन, जिसमें ग्रामर वगैरह की मिस्टेक्स देखी जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 2 एडिशनल पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है कि टाइम, यानी अगर एक एस्पायरेंट, जाहिर सी बात है, पेपर में बैठा है और पेपर कर रहा है, वो लिख सब कुछ अच्छा रहा है लेकिन उसको 3 की बजाय 4 घंटे लग रहे हैं, तो उसका मतलब प्रैक्टिकली आखिरी या चौथे घंटे में जो ऐसे लिखा गया वो तो हुआ ही नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम का भी इम्पैक्ट है। अगर आपने अच्छा ऐसे ज्यादा टाइम में लिखा है तो आपके कुछ नंबर कटेंगे, ठीक है। वो कैसे कटेंगे इंशाल्लाह, वो जब आप मुझसे इवेल्युएशंस करवाएंगे तो वो मैं आपको क्राइटेरिया समझा दूंगा, ठीक है। और एक क्राइटेरिया होता है वर्ड लिमिट का, ठीक है, यानी आपका जो एसए की रिक्वायरमेंट है इन पीएमएस, सॉरी इन सीएसएस, वो क्या है, एटलीस्ट 2500 वर्ड्स, ठीक है, या फिर 25 से लेके 3000 वर्ड्स। तो इसमें आपने ये ज़हन में रखना है कि आपका एसे जो है एटलीस्ट 2500 लफ्जों का हो और एट मोस्ट 3000 का हो, ना 2500 से कम हो ना 3000 से ज्यादा, क्योंकि जितना कम होगा फिर उसी हिसाब से नंबर कटेंगे और जितना ज्यादा होगा फिर उसी हिसाब से कटेंगे, ठीक है। इस फैक्टर को मैं इस तरह से फैक्टर इन करता हूं कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो वर्ड्स जो हैं वो 2500 की बजाय 2400 हैं, यानी 100 वर्ड्स कम है, या 3100 है यानी 100 वर्ड ज्यादा है, तो एक नंबर उसका कट गया क्योंकि उसने लिमिट्स को वायलेट कर दिया। इसी तरह अगर उसके 200 वर्ड्स कम या ज्यादा हैं तो 200 नंबर चले गए। तो इस कैंडिडेट के तकरीबन 1000 वर्ड्स शॉर्ट हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 10 नंबर कट गए। 1000 अगर ये वर्ड ज्यादा भी लिख लेती, यानी ये है कि वो 3000 की बजाय 4000 हो जाते, तो फिर 10 नंबर कटते। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यही है कि आपने जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक चलना है। जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपको जो रूल्स देती है वो आपने रूल्स फॉलो करने होते हैं, और क्योंकि एफपीएससी आपकी ब्यूरोक्रेसी का रिक्रूटमेंट आर्म है, ना कि कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर भी जो आपको कहा जाएगा आपने उस रूल को फॉलो करते हुए अपना ऐसे लिखना है, ठीक है। तो क्योंकि इनके 1000 वर्ड शॉर्ट हैं तो 10 नंबर कट गए जो टोटल में से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब जरा हम फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। अब आउटलाइन जो है आपकी वो तकरीबन 15 से 20 नंबर के दरमियान से 25 नंबर के दरमियान उसके मार्क्स होते हैं। ये हमेशा जब भी आपके पेपर्स होते हैं तो पेपर्स होने के बाद एफपीएससी या कोई भी अगर और कमीशन जो आपके पेपर चेक कर रहा है पीएमएस के, उनके जो चेकर्स होते हैं उनकी एक मीटिंग होती है जिसमें डिसाइड कर लिया जाता है कि इस टाइम जो आपके पेपर हैं, जो आपके
चेकिंग है उसमें आउटलाइन की मार्किंग का क्राइटेरिया क्या होगा, तो एनीथिंग बिटवीन 15 टू 25 उसमें से होते हैं, ठीक है। तो मैं आमतौर पर 15 में से ही मार्किंग करता हूँ। इसमें फिर मुख्तलिफ लेवल्स हैं। अगर आपने 0 से 20% तक मार्क्स लिए तो वो आपका पुअर आ जाता है, ठीक है। अगर आपने लेवल 2 यानी 20 से 40% तक मार्क्स लिए तो वो बॉर्डर लाइन आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने 40 से 50% तक मार्क्स लिए तो वो क्या होता है, वो पासिंग या सेफ जोन में आ जाता है। और उसके बाद लेवल 4 यानी जो बहुत अच्छी आउटलाइन हो 50% प्लस पे, ठीक है। तो इसमें से इन कैंडिडेट्स की, क्योंकि आप देखें कि आउटलाइन के अंदर मिस्टेक्स थी, ठीक है, ये रेड रेड जो हमें नजर आ रही हैं ये सारी मिस्टेक्स थी, तो इनको क्या है यहाँ से हमने 33% मार्क्स दिए यानी कि 5। सेकंड पैरामीटर है इंट्रोडक्शन या आपका थीसिस। वो कैसा है, अगर इंट्रोडक्शन ठीक है, थीसिस ठीक है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक है, पासिंग में आ रहा है, तो वो 40% पे पास हो जाएगा, ठीक है। तो इन कैंडिडेट की हम अगर देखें तो कोई खास मिस्टेक नहीं है इंट्रोडक्शन में, सिर्फ ये है कि इन्होंने ये नीचे लाइन खाली छोड़ी है और इधर भी लाइंस को छोड़ा है, इसके अलावा चीजें ठीक हैं। तो ये भी इनका पासिंग क्राइटेरिया पे 40% पे पास हो रहा है। अच्छा, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि आपने कितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दी है, आपका कंटेंट कैसा है ऐसे का। अगर वो ज़्यादा अच्छा होगा तो आप इस पैरामीटर पे 50% तक मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन अभी इनका जो है थोड़े से मामला सही नहीं है, लेकिन इतने बुरे भी नहीं है कि इनको फेल किया जाए। तो ये मिनिमम जो क्राइटेरिया पासिंग का 40% लेके यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। इसी तरह सपोर्ट ऑफ आइडियाज़ और एनालिसिस का क्या होता है कि जितनी अच्छी आपकी इंफॉर्मेशन होगी उतना अच्छा आपका एनालिसिस होगा। अगर आपकी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये ट्विन वेरिएबल्स हैं। ट्विन वेरिएबल मीन्स कि एक चीज़ के अच्छे होने से दूसरा भी अच्छा हो जाए। इंफॉर्मेशन अच्छी होगी तो ये 90% चांस होता है कि एनालिसिस भी अच्छा होगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन सेटिस्फैक्ट्री है, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर इन्होंने नहीं मारा, कोई ऐसी फैक्ट से हट के चीज़ नहीं की या लॉजिक को डिफाइन नहीं किया, तो इनकी इंफॉर्मेशन भी और एनालिसिस भी दोनों 40-40% पे पास है। फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया आपका है ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़, यानी आपकी पैराग्राफिंग कैसी है, आपके आइडियाज़ जो हैं क्या वो ऑर्डर में हैं, आपने जो आउटलाइन में थॉट्स लिखी उसी थॉट के सीक्वेंस को आपने फॉलो किया, या कोई बात पहले नंबर पे थी तो उसके 10वें नंबर पे कर दिया और 10वें को पहले पे ले आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें चेक होती हैं। मार्जिन की वायलेशन वगैरह तो ज़्यादा नहीं है, इनकी थोड़ी बहुत है लेकिन वो बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ चेक होती हैं और ये भी सही है। इसमें अब मैं मार्क्स जो है वो 10 में से देता हूँ, बाकी पैरामीटर्स के 15 में से। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये 10 और 15 कोई गड़बड़ है, ये सिर्फ ये है कि क्योंकि पैरामीटर 7 हैं तो उनको अगर 7 को 15-15 पे मार्क करेंगे तो वो 105 हो जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक पैरामीटर को मैंने थोड़ा सा कम नंबर दे दिए हैं, लेकिन हमने हमेशा इसके जो परसेंटेज है उस पर नज़र रखनी है जिस पे ये पास है। फिर इनकी कंक्लूजन भी ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है, तो उसमें भी इनको 40% मिल गए। और एंड में ग्रामर और लैंग्वेज कन्वेंशन में इनकी कुछ स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स हैं, वर्ड कैपिटलाइजेशन का ये ख्याल नहीं रखती। जहाँ पे स्मॉल लेटर डालना होता है वहाँ कैपिटल डाल देती हैं, जहाँ कैपिटल डालना होता है वहाँ स्मॉल। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो इस वजह से क्या है कि ग्रामर में ये इनका पैरामीटर बहुत बुरा तो नहीं लेकिन फेल है, यानी 33 की कैटेगरी में आ रहा है, तो उसमें इनके 5 मार्क्स, ठीक है। और नीचे अब वही बात कि वर्ड लिमिट, क्योंकि इन्होंने तकरीबन 1500 वर्ड्स का ऐसे लिखा है और मिनिमम वर्ड लिमिट जो है वो 2500 वर्ड्स है, तो इस वजह से क्या है कि इनके यहाँ से 10 मार्क्स कट गए, ठीक है। और जो और मिस्टेक्स हैं वो यहाँ मेंशन कर दी गई हैं कि मिस्टेक्स आउटलाइन में हैं और ग्रामर और लैंग्वेज कन्वेंशंस की हैं, इनको ठीक किया जाए, ठीक है। तो इसके बाद ये सारी इनकी टोटलिंग है। टोटलिंग यहाँ तक इनकी 38 बन रही है, लेकिन -10 क्योंकि वर्ड्स की वजह से हुआ, तो ऐसे जो है इनका 28 मार्क्स पे फेल हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सामने हैं कि किस तरीके से एसे को चेक किया जाता है, और इसी पैरामीटर्स को जब आप फॉलो करते हुए अपना एसे लिखेंगे तो आप भी इंशाल्लाह चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपके लिए एक हेल्पफुल चीज़ साबित हुई होगी। अगर आप मुझसे अपने एसे चेक करवाना चाहते हैं तो फिर से मैं आपको अपना नंबर यहाँ स्क्रीन पे लिख देता हूँ। अगर आपने मुझसे एसे चेक करवाने हैं तो आप इस नंबर पे, जो कि है 0304591028 ठीक है, इस पे आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप, ठीक है। और व्हाट्सएप में क्या, ओनली मैसेज या फिर वॉइस मैसेज। तो अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जल्द ही रिप्लाई भी दे दिया जाएगा।
और क्या है कि आपको इवैल्यूएशन भी अच्छे तरीके से करके दी जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी पहली अटेम्प्ट थी, मैंने कहा कि आपको वीडियो मेकिंग की। तो लाइव तो मैं नहीं आ सका, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एक लाइव वीडियो भी बना के आप लोगों के साथ शेयर की जाए कि ऐसे चेक कैसे होता है। लेकिन ये एक ऑलरेडी, चलें वो 100% एफिशिएंसी नहीं तो ये 50-70% के दरमियान ये आपके साथ मैंने शेयर किया है, ताकि ये है कि आपको आइडिया हो कि कैसे चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे बातचीत होगी। इस अटेम्प्ट के हवाले से, इस वीडियो के हवाले से ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में। ठीक है, और अगर आपने इवेल्युएशंस करवानी हो तो फिर व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पे आप ज़रूर अप्रोच कीजिएगा अपने एसेस वगैरह चेक करवाने के लिए। एसे और बाकी चीज़ों की भी इवेल्युएशन की जाती हैं और मुख्तलिफ पैटर्न्स पे की जाती हैं। इकोनॉमिकल इवेल्युएशंस भी हैं, अर्जेंट भी हैं, और ज़्यादा काम अगर आपने चेक करवाना हो तो अनलिमिटेड इवेल्युएशन डील्स भी अवेलेबल हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।